Hello students, welcome to our biology class. In our previous class we were discussing about the disease, why do we fall ill. We discussed about the types of diseases, acute, chronic, what are chronic diseases and acute versus chronic diseases and what are their effects on our health. Today we are going to discuss causes of the disease. What causes disease? Disease क्या cause करता है? एंड देर आर सो मैनी लेवल्स ऑफ अ डिजीज़. किसी भी क्योज के बहुत सारे लेवल्स हमारे पास हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. इफ़ देर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, अगर कोई बेबी लूज मोशन से सफ़र कर रहा है, हम कह सकते हैं कि क्योज क्या है लूज मोशन का? वायरस. तो इमीडिएट क्योज क्या हुआ उसका? वायरस है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वो वायरस आया कहाँ से. अब सपोज हम फाइंड कर रहे हैं कि वायरस जो है वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आया, बट बहुत सारे बेबीज़ हैं जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन अब उस एक बेबी को ही लूज मोशंस क्यों हुए, दूसरे बेबीज़ को क्यों नहीं हुए? तो उसका एक रीज़न ये आता है कि बेबी इज़ नॉट हेल्दी, बेबी जो है वो हेल्दी नहीं है, तो जिसकी वजह से वो इट वुड मोर लाइकली टू हैव अ डिजीज़. तो जब उसको रिस्क से एक्सपोज करते हैं जब बेबी, तो वो हेल्दी बेबीज़ के कंपैरिजन में जल्दी जो है डिजीज़ डेवलप करता है. तो यानी कि वो बेबी हेल्दी नहीं है, हम ये कह सकते हैं. वो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है? हो सकता है उसको न्यूरिशमेंट नहीं मिल रही हो, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है. तो सेकंड क्योज, फर्स्ट क्योज क्या आया हमारा? वायरस. सेकंड क्योज आया हमारा इट इज़ गुड लैक ऑफ गुड न्यूरिशमेंट, कि उसको अच्छी न्यूरिशमेंट नहीं मिल रही है. दैट इज़ अ सेकंड लेवल क्योज ऑफ द डिजीज़. फर्दर हम देखेंगे कि बेबी को न्यूरिशमेंट क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो हो सकता है वो ऐसे घर से बिलोंग करता है जो पुअर है, यानी कि बेबी, या फिर हो सकता है कि बेबी के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक डिफरेंसेस हैं कि उसकी जीन्स, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी जीन्स में ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो जल्दी सफ़र कर जाता है जब भी उसको किसी डिजीज़ से एक्सपोज करते हैं. तो बिना वायरस के अगर जेनेटिक डिफरेंस अकेले या फिर पूर न्यूरिशमेंट अकेली जो है वो लूज मोशंस क्योज नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि ये जो लैक ऑफ गुड न्यूरिशमेंट है, जेनेटिक डिफरेंसेस है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी क्योजेज हैं डिजीज़ के. ये डिजीज़ के इमीडिएट क्योज नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी क्योज हैं. अब वहाँ जो है क्लीन वाटर क्यों नहीं है? हो सकता है वहाँ की पब्लिक सर्विसेज पुअर हों, जहाँ बेबी की फैमिली रहती है. तो पुअर्टी या फिर कहें लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, वो थर्ड लेवल क्योज है बेबी के डिजीज़ का. इमीडिएट क्योज या फर्स्ट लेवल क्योज पढ़ा हमने वायरस. सेकंड क्योज आया हमारा लैक ऑफ गुड न्यूरिशमेंट. अब गुड न्यूरिशमेंट किस वजह से है? पुअर्टी की वजह से, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज की वजह से. तो थर्ड क्योज हमारा आ गया पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज. क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट आर द इमीडिएट क्योज ऑफ द डिजीज़, व्हाट आर कॉन्ट्रीब्यूटरी क्योज, या व्हाट आर सेकेंड एंड टर्शरी लेवल क्योज ऑफ द डिजीज़. तो यहाँ से मैं पढ़ा कि जितने भी डिजीज़ हैं सबका एक इमीडिएट क्योज होता है और उसके कॉन्ट्रीब्यूटरी भी क्योज होते हैं जो उसको प्रोन करते हैं उस डिजीज़ से. तो मोस्ट डिजीज़, ज़्यादातर डिजीज़ हैं उनके बहुत सारे क्योज होते हैं, एक सिंगल क्योज की बजाय उनके कई सारे क्योज होते हैं. अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की. जैसा कि हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स को, जब भी हम हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में बात करें, तो हमें पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ दोनों ही फैक्टर्स को माइंड में रखना है. तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं. अब हमें इमीडिएट क्योज है जो डिजीज़ का, वो दो टाइप का है. एक, अब देखो डिजीज़ में हम दो टाइप के डिजीज़ देखते हैं, कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ हैं विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड करते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है. एंड द डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं करते, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं. इन्फेक्शियस यानी कि एक से दूसरे पे स्प्रेड कर जाते हैं, एक से दूसरे को लग जाते हैं. जैसे कि कॉमन कोल्ड है, किसी एक को खांसी जुकाम है तो होता है ना, घर में सभी को हो जाता है. तो ये किस वजह से? क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक से दूसरे पे स्प्रेड कर रहा है. जबकि कुछ डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट क्योज नहीं करते, वो जो है उनके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ क्योज करते हैं, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं. जैसे कैंसर है, वो किस वजह से हुई? कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हुई. हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सेस वेट की वजह से, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हाई बीपी की प्रॉब्लम आ रही है. ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनका इमीडिएट क्योज जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि वो स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं. जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाते हैं हमारे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स. जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते कैंसर, हाई बीपी, शुगर, ये नॉन इन्फेक्शियस हैं, ये एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं करते हैं. क्लियर?
ये तो था हमारा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है कुछ ऐसे हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, वो हम आगे बात करेंगे इनके एजेंट्स की। उससे पहले हम ये पेप्टिक अल्सर का केस देखते हैं कि कई साल पहले जो है क्या माना जाता था कि एवरीबॉडी यूज टू थिंक, हर कोई ये सोचता था कि पेप्टिक अल्सर जो है, जो एसिडिटी रिलेटेड पेन या जिससे स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर ब्लीडिंग होती है, स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो किस वजह से होती है, वो सोचते थे कि ये एसिडिटी से होती है, कि ज़्यादा एसिड की सिक्रीशंस हो रही है जिसकी वजह से हमारे अंदर, हमारे स्टमक के, हमारे ड्यूडेनम के अंदर अल्सर हो गई है या एक तरह से कहे जख्म हो गए हैं। तो हर कोई ये सोचता था कि ये किस वजह से हुआ है ये अल्सर, कि हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रही है। लेकिन फिर दो ऑस्ट्रेलियंस आए, एक का नाम था, एक उन्होंने क्या बताया कि एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया उन्होंने, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ना वो रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर से। पेप्टिक अल्सर स्टमक में एसिड सेक्रीशन की वजह से नहीं हो रही कि हम जो सोच रहे हैं कि बहुत सारा एसिड सेक्रीट हो रहा है स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, बल्कि ये अल्सर तो एक बैक्टीरिया क्योज करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो रॉबिन वार्न एक पैथोलॉजिस्ट थे जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया से थे। उसने क्या देखा कि हमारे जो स्टमक है उसके लोअर पार्ट में उसने देखा कुछ कर्व्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या देखा कि हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में कुछ कर्व्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसने क्या देखा कि उनके आसपास, उस बैक्टीरिया के आसपास उसने इन्फ्लेमेशन के साइन देखे, वहाँ पर स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर मार्शल आए 1951 में, वो यंग क्लिनिकल फेलो थे, वो वार्न की फाइंडिंग में इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने उस बैक्टीरिया को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। तो जब ट्रीटमेंट स्टडी हुई तो मार्शल और वार्न ने देखा कि पेशेंट को हम पेप्टिक अल्सर से क्योर कर सकते हैं, तब क्योर कर सकते हैं, तब ठीक कर सकते हैं जब हम उस बैक्टीरिया को स्टमक के अंदर ही किल कर दें। तो ये उनकी डिस्कवरी थी, उनकी पायनियरिंग डिस्कवरी थी मार्शल और वारन की, कि पेप्टिक अल्सर अब एक क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन है, बट एक डिजीज़ जो है जिसको हम शॉर्ट पीरियड में क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। इस अचीवमेंट की वजह से मार्शल और वारन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2005 में। मार्शल क्यों? क्योंकि उन्होंने किसके बारे में बताया था कि बैक्टीरिया है जो डिजीज़ क्योज कर रहा, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये डिजीज़ किस वजह से है। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है, लेकिन है डिजीज़ किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। तो पूछ लिया जाता है कि पेप्टिक अल्सर का क्योज बताओ, डिजीज़ बताओ, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। या अब क्या हो, हमने देखा कि पूरी डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में उसको हमने कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, और वो ग्रुप्स हैं जैसे वायरस हो गई, बैक्टीरिया है, कुछ फंगस हो गए, सिंगल सेल एनिमल्स हो गए, प्रोटोजोआ हैं, और कुछ डिजीज़ जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्योज करते हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गए डिफरेंट काइंड्स के। अब कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो वॉर्म्स क्योज, वायरस क्योज करती है, कुछ बैक्टीरिया क्योज करते हैं, कुछ फंगस हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ वॉर्म्स हैं, ये डिजीज़ क्योज करते हैं। जैसे ये देखो, ये हमें SARS यानी कि सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये कहता है कि ये इन्फेक्टेड सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और ये किसका, ये कहते हैं एक वायरस है कोरोना दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये बी में दिखाया हुआ है हमें, ये स्टेफाइलोकोकाई है जो हमारे फेस पे एक्नी क्योज करता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो फेस पे पिंपल्स होते हैं, एक्नी हो जाती हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफाइलोकोकाई है। ये देखो ट्रिपैनोसोमा, ये ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जो स्लीपिंग सिकनेस क्योज करता है, ठीक है। जैसे ये लेशमेनिया है, ये भी प्रोटोजोआ है जो एक डिजीज़ क्योज करता है, काला आजार। ये वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म हो गए जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये डिजीज़ क्योजिंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो डिजीज़ क्योजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब देखो अब क्या हुआ, इन डिजीज़ क्योजिंग ऑर्गेनिज्म हमने क्योज की बात की, हमने इन्फेक्शियस एजेंट, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, हम इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात कर रहे थे। तो अब देखो, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कॉमन एग्जांपल्स हैं डिजीज़ के, जैसे वायरस की वजह से जो डिजीज़ क्योज होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ये सारे डिजीज़, स्वाइन फ्लू, आजकल जो कोरोना चल रहा है, ये सारे वायरस क्योज करती है। कुछ डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस है, फूड पॉइजनिंग है, ये बैक्टीरिया क्योज करती हैं। फंगस जो हैं, जैसे
जो सेवरल जो हमारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं कॉमन, रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट, वो फंगस क्योज करती है। कुछ प्रोटोजोआ जो डिजीज़ क्योज करते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, काला जार है, स्लीपिंग सिकनेस है, ये कौन क्योज करता है? ये क्योज करते हैं प्रोटोजोआ। और हमें जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस होते हैं वो, और जैसे डिजीज़ एलिफेंटियासिस है, इनमें वॉर्म्स होते हैं, ये कुछ कीड़े होते हैं जो ये डिजीज़ क्योज करते हैं। अब यहाँ हमने कैटेगरीज की बात क्यों की डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट की? क्योंकि कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए हमें ये पता हो कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बिलोंग करता है। वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वो प्रोटोजोआ है, वो फंगस है, वो क्या है। इसीलिए कैटेगरीज जो है वो यूज़फुल है। अब क्यों? क्योंकि हर ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक साथ कुछ करेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं जो दूसरे ग्रुप के साथ शेयर नहीं करते। अब जैसे जितनी भी वायरसेस हैं ये सारी क्या होती हैं? होस्ट के अंदर रहती हैं, जबकि बैक्टीरिया बहुत कम होता है ऐसा जो होस्ट के अंदर रहे। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, जबकि वॉर्म्स जो होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो स्लो होता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जैसे बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि वायरसेस के कंपैरिजन में वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते हैं एज़ कंपैरिजन टू द वायरस। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो बैक्टीरिया के ग्रुप में सिमिलर होंगे, जो वो वायरस के साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो अपने बाहर एक सेल वॉल बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया अपने बाहर एक सेल वॉल बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरिया बनाते हैं, ये सेल वॉल वायरस नहीं बनाते। तो हम एंटीबायोटिक, तो हम एक ट्रीटमेंट जो एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेंगे उसी ट्रीटमेंट को हम दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ क्या हुआ कि ये सेल वॉल बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक ऐसी एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐसी ड्रग्स हैं जो इनका बायोकेमिकल जो पाथवे है जो बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल बनाने के लिए ज़रूरी है, ये उस बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ये क्या कर देते हैं, जो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे है जिससे वो सेल वॉल बनाते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल नहीं बना पाएगा। सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो वो ईजिली डाई करेगा, क्योंकि ह्यूमन सेल्स तो कोई ऐसा सेल वॉल बनाते नहीं हैं। तो पेनिसिलिन का ह्यूमन सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पेनिसिलिन सिर्फ किसको अफेक्ट करेगी? बैक्टीरिया को, और ये सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी। क्यों? क्योंकि सारे बैक्टीरिया एक ही पाथवे को यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ये वायरसेस जो हैं, अगर हम एंटीबायोटिक्स को वायरसेस के केस में लें तो वायरस के ऊपर इन एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वायरसेस जो हैं वो ऐसा कोई पाथवे यूज़ नहीं करती हैं। क्यों नहीं पड़ेगा? कि वायरसेस जो है वो ऐसा कोई पाथवे यूज़ नहीं करती हैं। ठीक है, ये वायरस के अंदर ऐसा कोई पाथवे नहीं होता है। तो हम एंटीबायोटिक्स को लें तो एंटीबायोटिक्स जो है हमारी वो सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करती हैं? वो सिर्फ बैक्टीरियल पार्ट में काम करती हैं। अगर हमें कोल्ड हो गया है और उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, अगर हमें वायरल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है और हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल पार्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। क्लियर हुआ? वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स जो है, इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स जो है कैसे बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो वो बैक्टीरिया के बायोकेमिकल जो पाथवे है सेल वॉल फॉर्मेशन का उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बायोकेमिकल पाथवे वो सेल वॉल नहीं बनेगी, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे और वो डाई करेंगे। अब आता है हमारा मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, की डिजीज़ जो है वो स्प्रेड कैसे करते हैं। अब ये माइक्रोबियल एजेंट्स की जो हमने बात की, ये क्या है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव करते हैं, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं, यानी कि ये कम्युनिकेट होते हैं, इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। अब कुछ डिजीज़ हैं जो डायरेक्ट ट्रांसमिट होते हैं और कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, अगर हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, कंटामिनेटेड फूड, थ्रू वेक्टर्स, ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं। जैसे मान लिया अब कोई किसी को कफ है, किसी ने स्नीजिंग कफिंग की, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन ने जब वो खांसता है, छींकता है, तो वो ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है। और उसके पास खड़ा कोई जो हेल्दी पर्सन जब उसी एयर में इनहेल करेगा तो वो ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ जाकर वो माइक्रोब क्या करेगा, एक नया इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा।
ऐसे डिजीज़ जो है वो एयर के थ्रू स्प्रेड करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। एयर के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं वो कौन कौन से हुए हमारे? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? अब जैसे हमने एक सबने देखा होगा कि क्लास में किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड है और तुम उसके पास बैठ जाते हो तो तुम्हें भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कहता है कि जितना क्राउडेड हमारी कंडीशन होगी, लिविंग कंडीशंस होगी, उतना ही हमें एयरबोर्न डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होगा। जैसे इस एग्जाम इसमें दिखा रखा है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगी। ठीक है, जब इसने स्नीजिंग कफिंग की तो लार्ज ड्रॉपलेट्स तो वहीं सेट हो जाएंगी, लेकिन जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर करंट में, एयर के अंदर वो मिनट से लेकर कुछ मिनट से कुछ घंटे तक रहती हैं, और तो वहाँ आसपास जो ब्रीथ करेगा तो इन ड्रॉपलेट्स को वो इनहेल करेगा, जहाँ जाकर ये इन्फेक्शन कैरी करेंगे। तो इसीलिए ओवर क्राउडेड एरिया जो होता है वहाँ डिजीज़ का चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अब डिजीज़ जो है वाटर के थ्रू भी स्प्रेड करते हैं। जैसे अब मान लिया किसी को कोई इन्फेक्शियस गट डिजीज़ है, कोलेरा है, ऐसा कोई डिजीज़ है, और वो इन्फेक्टेड मैन, इन्फेक्टेड पर्सन अगर एक्सक्रीट कर दे अपना वेस्ट मटेरियल, रिमूव कर दे वहाँ, और वो अगर पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाए और वो पानी अगर हम पिएंगे तो वो डिजीज़ क्योज करेगा। ऐसे जो डिजीज़ होते हैं वो क्यों स्प्रेड करते हैं? क्योंकि अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, गंदा पानी हो, साफ़ पानी की अरेंजमेंट ना हो, तो ऐसे में ये डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। तो ये इन डिजीज़ की बात करें कैसे स्प्रेड कर रहे हैं? ये स्प्रेड कर रहे हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ऐसे ही वेक्टर्स के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, जैसे डॉग बाइट की वजह से हो गया, मस्कीटो बाइट की वजह से हो गया, ये सारे डिजीज़ कैसे स्प्रेड करते हैं? ये भी इनडायरेक्टली स्प्रेड करते हैं। जैसे मान लिया किसी को मलेरिया है, और उस मलेरिया वाले पर्सन को जब कोई मस्कीटो बाइट करता है तो उस मलेरिया के जो स्पोरोजोइट्स होंगे उस पर्सन में, वो मस्कीटो के अंदर आ जाएंगे। क्या हुआ कि जो मलेरिया के जो स्पोरोजोइट्स थे उस बॉडी में, उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में, वो मस्कीटो ने जब उसको बाइट किया तो उसके अंदर आ गए। अब वो मस्कीटो जब किसी दूसरे पर्सन के ऊपर बैठेगा तो उसको जब वो काटता है तो वो स्पोरोजोइट्स जो उस मस्कीटो की गट में थे वो स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ कर देगा, कहाँ? दूसरे किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, जहाँ वो स्पोरोजोइट्स जाके फिर से डिजीज़ क्योज करेंगे। तो ये भी इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हुए। जबकि कुछ डिजीज़ ऐसे भी हैं, अब जैसे मान लिया डॉग है, डॉग की बाइट से रैबीज स्प्रेड करता है। हाउस फ्लाई है जो वो कोलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड करती है। तो ये सारे इनडायरेक्ट क्योज हैं डिजीज़ के। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट ट्रांसमिट होते हैं, जो यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से। अब जैसे मान लिया किसी को चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ऐसे पर्सन के पास अगर हम बैठेंगे, उसको हाथ लगाएंगे, या उसके बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, उसकी चीज़ें शेयर करेंगे, तो वो डिजीज़ जो है डायरेक्टली हमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल एक्ट जो है क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जो दो पर्सन शेयर करते हैं। अब माइक्रोबियल डिजीज़ है जैसे साइफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ऐसे कैजुअल कॉन्टैक्ट से, हैंडशेक, हाथ मिलाने से, हग करने से, रेसलिंग में, ऐसे किसी तरीके से हम एक दूसरे को टच करने सोशली, तो ऐसे स्प्रेड नहीं करते। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करते हैं। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ अगर ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, अब मान लिया किसी बंदे को ब्लड की ज़रूरत है, उसको ब्लड चढ़ाया गया और वो ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन का है, तो वो उस हेल्दी पर्सन को भी डिजीज़ क्योज करेगा। इन्फेक्टेड सिरिंजेस जो होती हैं, अगर मान लिया डॉक्टर एक ही सिरिंज से सबको इंजेक्शन लगा रहा है और उसमें कोई ऐसा पेशेंट है जो एड्स का है, तो वो उसी सिरिंज को किसी दूसरे पर्सन में यूज़ करेगा तो वो डिजीज़ क्योज करेगा। ऐसे ही अगर ये इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी प्रेगनेंसी के टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम एक इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये कहते हैं कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि जिसमें बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। इनके अलावा बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, जैसे डॉग है, रैट हो गया, मस्कीटो हैं, मलेरिया, ये हाउस फ्लाइज हो गई। ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हमारे आसपास भरे पड़े हैं जो डिजीज़ क्योज करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो ये है फीमेल मस्कीटो है, वो ही क्यों, वाई फीमेल मस्कीटो नीड्स ब्लड, या वाई फीमेल मस्कीटो बाइट अस। फीमेल मस्कीटो ही क्यों बाइट करती? क्योंकि फीमेल मस्कीटो जो है उसको एग ले करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। सो फीमेल मस्कीटो नीड ब्लड टू ले हेल्दी एग्स। तो फीमेल मस्कीटो को एग ले करने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक बेटा कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर हाफ। तो यहाँ तक रिवाइज करोगे, क्लियर, इसके नोट्स बनाओगे और इसको रिवाइज करोगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।